राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कलावती जी अपने बेटे रजत और बहू मीनल के साथ रहती थी। रजत एक बिजनेसमैन था और उसका देश विदेशों में आना जाना लगा रहता था। आज सुबह सुबह ही रजत का फोन आया और वह अपनी पत्नी मीनल पर भड़क रहा था। क्यों मीनल, तुमने माँ के लिए जो बीपी की दवाई अभी तक लाकर क्यों नहीं दी? तुमसे कितनी बार बोला है उनकी दवाइयों का ध्यान रखा करो। अरे पूरे दिन तुम घर में क्या करती रहती हो जो दवाई लाने का समय भी तुम्हें नहीं मिला? जल्दी से माँ को फोन दो। अपने पति की बात सुनकर मीनल घबरा गई और कहने लगी, जी वो दरअसल मैं घर के काम में भूल गई थी, लेकिन मैं माँ जी को उनकी दवाई लाकर दे दूंगी और माँ जी भी तो अभी बाहर गई हैं। आप चिंता मत कीजिए और मैं उनका ध्यान अच्छे से रख लूंगी। यह बोलकर मीनल ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद मीनल अपनी सास कलावती जी के पास गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों री बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत अपने बेटे से करने की? अपनी बहू की रौबदार आवाज़ सुनकर कलावती जी घबरा गईं। तभी जो मीनल बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर आगे से मेरी शिकायत अपने बेटे से की तो देख लेना अपने आप को, इस घर के से जो तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, यह किसी वृद्धाश्रम में तुम्हें पहुंचा दूंगी, समझ गई? तभी कलावती जी बोली, लेकिन बहू मैंने तो अपने बेटे से कुछ नहीं बोला। तब मीनल बोली, चुप कर बुढ़िया, मुझे क्या पागल समझा है तूने? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और पैर पटकते हुए मीनल अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कलावती जी सुबह जल्दी उठ गईं और घर के कामों में लग गईं, क्योंकि मीनल अभी भी अपने कमरे में सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद मीनल गुस्से में चिल्लाती हुई आई और बोली, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो आपने क्या अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? जो आपको इतनी भी समझ नहीं है, अगर कोई सोया हुआ है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, आप तो खुद दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम करने होते हैं। आपके बेटे को तो पैसे कमा कर लाने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता, लग जाते हैं आंगन में झाड़ू लगाने, उसकी आवाज़ मेरे कानों को चुभती है। सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब हो जाता है और फिर सोचो जरा सारा दिन मेरा कैसा जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहू जो अपनी सासू माँ को जो शनिवार की सुबह सुबह ही डांट रही थी मीनल, ताकि वह रविवार की सुबह उसे देर तक सोने दे, क्योंकि रविवार के दिन उसके पति रजत और उसके बेटे सोनू की छुट्टी का दिन होता है। लेकिन कलावती जी पुराने जमाने की औरत थी, जो उनकी सुबह सुबह उठने की आदत थी। उनका मानना था कि सूर्योदय से पहले ही घर आंगन की साफ सफाई हो जाना चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है। लेकिन मीनल इन सब बातों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों सास बहुओं में नए और पुराने विचारों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। कभी कभी तो उनके झगड़े के बीच रजत फंस जाता था। वह अपनी पत्नी मीनल को ही डांट डपट कर चुप करा देता था, जो मीनल के बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। वो बात का बतड़ंग बना देती थी, लेकिन फिर कलावती जी उनके सामने झुक जाती और मामले को शांत करती। मीनल को लगता कि रजत ने शादी उससे की है, लेकिन वह उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता, ना ही उससे प्यार करता है। वह तो केवल अपनी माँ का भक्त है और माँ ने जो कह दिया बस वही उसको करना है। इसलिए वह कलावती जी से नफरत करने लगी थी। लेकिन रजत अपने घर में मिलजुल कर चलने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। उसके पिता पोस्ट मास्टर थे। रजत जब 5 बरस का था तब उसके पिताजी की टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी।
उस समय उसकी माँ कलावती को पेंशन भी नहीं मिलती थी। तब कलावती जी के पति की मृत्यु हुई। तब कलावती जी केवल 24 साल की थी। इसलिए उनके रिश्तेदार और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने भी कहा कि वह रजत को जो उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले, ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन कलावती जी ने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की थी। रजत को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर कलावती जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कलावती जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गईं, तो वहां भी उनकी भाभियों ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहां यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में कलावती जी अपने छोटे से बेटे को लेकर अपने भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़े हुए अपने बच्चे को सहारा देकर वह दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती और कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे को एक सफल भविष्य देने में जुटी रहती थी। उसी बीच उन्होंने कई लोगों के ताने तो कई लोगों की गालियां भी सुनी। कभी कभी तो कलावती जी का दिन भर काम करने के बाद भी रात को भूखा पेट ही उन्हें सोना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे रजत को कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया। जब भी रजत उनसे खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वो बालक मन था, मन का भोला भाला बच्चा था। उस समय क्या जानता था कि माँ ने तो वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब रजत बड़ा हो गया है। वो सारा समय उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता है। किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो आज उसका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन मीनल को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मीनल तो जो बिल्कुल भी घमंडी टाइप की है। रजत चाहता है कि उसकी माँ को सारे जहां की खुशियां और सुख सुविधाएं मिले, लेकिन मीनल उसके विपरीत सोचती है। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लेकिन रजत के दबाव में आकर मजबूरन उसे अपनी सासू माँ की सेवा करनी ही पड़ती है। लेकिन सिर्फ रजत के घर पर ही रहने तक। जैसे ही रजत घर से बाहर निकलता है, मीनल अपने असली रूप में आ जाती है। वह कलावती जी से कहती है, माँ जी चलिए, आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी रहेंगी तो आपके शरीर को जंग लग जाएगा। फिर आपसे जो हिलना डुलना भी नहीं हो पाएगा, घूमना फिरना भी आपका बंद हो जाएगा। वैसे भी इससे पहले तो आप ये नौकरानियों वाले काम कर चुकी हैं ना, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ खबरदार, माँ जी जो अपने बेटे से इस बारे में कुछ कहा तो। वैसे भी आपका बेटा कई दिनों तक घर में तो रहता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा? दोनों टाइम का खाना चाहिए ना माँ जी। और आराम की नींद तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। कलावती जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। रजत बिजनेस के सिलसिले में कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक देश से दूसरे देश भी जाता रहता था। उसका फायदा मीनल भरपूर उठाने की कोशिश करती थी और रजत आता तो कलावती जी के साथ मीनल ऐसे पेश आती जैसे वह पूरी बदल गई है। और वह बात बात पर रजत को यह जताती कि वह कलावती जी का कितना ध्यान रखती है। कलावती जी भी अपने बेटे रजत से कुछ नहीं कहती थी, इसलिए रजत भी निश्चिंत था अपनी माँ की तरफ से। वह अपनी माँ को सुख सुविधाओं के बारे में सोचने में उसे लगता कि उसकी पत्नी तो उसकी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। एक बार रजत को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, इसलिए उसने विदेश में व्यापार करने की सोची और इस बार अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बात की। मीनल को इस बात का बहुत बुरा लगा कि रजत ने अपनी माँ से इस बारे में बात क्यों की। उनको इस बारे में अच्छी समझ नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रजत को मुझसे ही बात करनी चाहिए थी। अब वह अंदर ही अंदर जल रही थी। अब
उन्हें घर चलना भी मुश्किल हो रहा था। रजत ने कुछ रुपए अपनी माँ को दिए और कुछ रुपए अपनी पत्नी को दिए और वह चला गया विदेश में व्यापार के सिलसिले में। रजत जैसे ही विदेश गया, मीनल ने जो कलावती से यह कहकर उनके पास से रुपए मांग लिए कि उनको क्या काम है इनका, लेकिन उसे तो घर चलाना पड़ता है। अब जो मीनल रजत के विदेश जाते ही कलावती जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे अब उनके साथ वह अच्छे से रहेगी। अब वह उन्हें बहला फुसलाकर घर के सारे काम करवाती और जो बाकी का समय बचता उसमें वह उनसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए कहती ताकि उनका घर खर्च चलने में आसानी हो सके। और वह अपने घर में रहने के कारण यह बताती कि वह अपने घर की देखभाल भी कर लेगी और अपने बेटे सोनू को घर में पढ़ा लेगी ताकि सोनू को भी पता ना चले कि उसकी दादी कहाँ जाती है। अब जो मीनल कलावती जी को दूसरी सोसाइटी में जहाँ उनकी सहेली रीना रहती थी वहाँ पर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम के लिए लगा देती है और जैसे ही महीना पूरा होता है मीनल पूरा पैसा ले लेती। कलावती जी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती। फिर भी कलावती जी खुश थी कि उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। लेकिन तब तक रजत का कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा था, उसे मुनाफा हो रहा था। लेकिन मीनल लालच में आकर यह बात कलावती जी को नहीं बताती और रोज ही काम पर भेज देती। अब रजत विदेश से घर वापस आ गया, तब भी जो मीनल रजत का समय पर खिला पिलाकर काम के सिलसिले में रजत को बाहर भेज देती ताकि वह कलावती जी को काम पर सही समय से भेज सके। लेकिन रजत एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपके लिए सिल्क की साड़ी लाया हूँ, आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। और वह साड़ी अपनी माँ को दे देता है और मीनल के लिए कुछ नहीं लाया क्योंकि 2 दिन पहले ही रजत ने मीनल की पसंद की साड़ी उसे ला कर दी थी। कलावती जी के लिए सिल्क की साड़ी देखकर मीनल का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन जल उठी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन कलावती जी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया है, पहले अपने कारोबार को अच्छी तरह से जमा ले। तभी रजत मुस्कुराकर बोला, माँ आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है। क्यों माँ, आपको मीनल ने नहीं बताया क्या? जो कलावती जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे से क्या प्रश्न करे और क्या जवाब दे, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी भी रोज यह कहकर दूसरे के घरों में काम करने भेजती थी कि उनके बेटे के बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से जो उसकी भरपाई हो सके। कलावती जी सोचने लगी, अगर मैं बेटे को सब सच बता दूंगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी मीनल ने आकर बात को संभाल लिया और कहा, बताया था ना माँ जी, और अब माँ जी की उम्र हो चली है ना रजत, इसलिए माँ जी भूल जाती हैं। नहीं तो मैंने माँ जी को बताया था कि अब रजत का बिजनेस अच्छा चलने लगा है। लेकिन कलावती जी उस समय सब समझ रही थी बहू ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन कलावती जी उस समय अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बहू ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि मीनल कई बार कलावती जी को यह धमकी दे चुकी थी, अगर वह अपने बेटे को उसकी शिकायत करेंगी तो वह सोनू को लेकर अपने मायके चली जाएगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे अपने बेटे के घर में, बेटे का घर ना टूटे, बस यही सोचकर कलावती जी चुप रह जाती थी। कलावती जी के द्वारा कुछ भी ना बताने पर रजत को बस यही लगता था कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी वह अपनी दिनचर्या में लग गया। रजत के जाने के बाद कलावती जी ने अपनी बहू मीनल से कहा, बहू अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छा चल रहा है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं, इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। कलावती जी के मना करने पर मीनल उन पर नाराज होते हुए बोली, अच्छा माँ जी आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, सारी सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरा होने तक तो आपको काम पर जाना पड़ेगा। जब कलावती जी ने कहा, क्या होगा बहू, इतना ही ना कि वे लोग इस महीने के पैसे नहीं देंगे, और क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझसे अब ये सारे काम नहीं होते बहू, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत कमजोरी भी आ रही है, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकती,
जब तो मेरे बेटे का काम नहीं चल रहा था तो मेरी मजबूरी थी, मैं जा रही थी। लेकिन बहू, अब मुझसे यह काम नहीं होता। मीनल ने जब देखा कि बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली है तो उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई ना माँ जी, तो मैं अपने बेटे सोनू को लेकर आज के आज यहाँ से चली जाऊंगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। कलावती जी मजबूरन फिर से दूसरों के घरों में काम करने चली गईं, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में बेहोश हो गईं। किसी ने उन्हें रास्ते में बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सिर में चोट लगने की वजह से कलावती जी की याददाश्त चली गई, इसलिए उनके होश में आने के बाद जब वहाँ के डॉक्टरों ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं बता पाई। कलावती जी को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखा गया, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन कलावती जी के लिए सवाल यह था कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ना तो उन्हें अपना नाम याद था और ना ही अपने परिवार वालों के बारे में कुछ याद था। 1-2 दिन तक तो उसी अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रहीं, लेकिन वहाँ की सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब कलावती जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर रजत मीनल से अपनी माँ के बारे में पूछता तो वह यही कहती, मुझे नहीं मालूम। तो रजत माँ जी मंदिर जाने के लिए कहकर निकली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। रजत ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन मीनल अपनी सहेली रीना को बार बार फोन करके पूछने लगी कि तुम्हारे घर मैंने माँ जी को भेजा था, वो कहाँ गई। लेकिन रीना का एक ही जवाब था, वह 20 तारीख को काम करके गई हैं, तब से वापस नहीं आई। यहाँ से कहाँ गई वह तो मुझे भी नहीं मालूम। इधर कलावती जी को कोई दया करके कुछ दे जाता तो वो बेचारी उसे खा लेती, कभी पानी पीकर ही सो जाती, लेकिन कभी कभी तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। एक दिन रजत ने मीनल से कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने मीनल से झूठ बोला था कि वह बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है। उसने अपनी माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। मीनल मनी मन खुश हो रही थी कि चलो ठीक है। रजत भी मान गया कि माँ जी अब गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब बुढ़िया सही समय पर गायब हो गई है, ताकि मुझे भी उसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। उधर रजत अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। चाय पीने के लिए बैठा ही था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर फटे पुराने हाल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 5 तो कोई 10 रुपए दे देता। जब उसने रजत के सामने हाथ फैलाया तो रजत को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों के जो झिड़कने और गालियां सही थी, लेकिन तब उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज उसे समझ आ गई थी कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। रजत उस औरत के पास गया और उसे जो उस होटल में ले गया, वहाँ उसे और उसके बेटे को भरपेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दिए ताकि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। वह औरत रजत को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। रजत वहीं बैठा अपनी माँ को याद करके रोई जा रहा था। एक बुढ़िया रजत की पीठ के पीछे की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी कि एक आदमी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने के लिए मांग रही थी और उसे बता रही थी कि उसके ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए कुछ रुपए दे दो। रजत के कानों में उस बुढ़िया की आवाज सुनाई पड़ी तो उसे कुछ आवाज जानी पहचानी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे झटपट खड़ा हुआ और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। वह अम्मा एक हाथ से लकड़ी के सहारे खड़ी थी और एक हाथ को आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांग रही थी। रजत जब उस अम्मा जी को सामने से जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उसने आव देखा न ताव और माँ कहकर उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि कलावती जी ही थी। वह इधर उधर भटकते भटकते वहां तक पहुंच गई थी। रजत जैसे ही कलावती जी को गले लगाकर उन्हें सब कुछ याद आ गया, और क्योंकि माँ की ममता इतनी प्रबल होती है, वह अपने बच्चे के स्पर्श से ही यमराज से भी लड़कर वापस आ जाए, तो उनकी तो सिर्फ याददाश्त गई थी। कलावती जी अपने बेटे को गले लगाकर उसकी पीठ पर अपने स्नेह भरा हाथ फेर कर खूब रोई। माँ बेटे का प्यार देखकर वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए।
वहां खड़े अधिकांश लोगों की आंखें नम हो गईं। माँ बेटे का प्यार देखकर तब कलावती जी ने रजत से पूछा, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है, यह तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू और तुम्हारी चाल तो नहीं है मुझे ढूंढकर वापस घर ले जाकर फिर किसी के घर नौकरानी बनाकर काम पर भेजने की? बेटा अगर ऐसा है तो चले जाओ, अभी की अभी यहाँ से। मैं सड़क पर भीख मांगकर जी लूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। अपनी माँ की मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब रजत आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहां पहले भरपेट खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बात बताइए, आखिर मीनल ने आपके साथ क्या किया? कलावती जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहां पर पेट भर खाना खाया और बोली, रजत बेटा सच सच बताना, क्या सच में तुझे नहीं पता कि मेरे साथ मीनल बहू ने क्या किया है? रजत रोता हुआ बोला, माँ सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि तुम्हारे साथ मीनल ने क्या किया है। तब जो कलावती जी ने रो रो कर सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि मीनल ने उनके साथ क्या किया था। अपनी माँ के मुंह से यह सारी बातें सुनकर रजत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कलावती जी ने उसे शांत करवाया और कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। रजत ने माँ की बात मान ली और अपनी माँ को सीधे घर में न ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में ले गया, जहाँ कलावती जी की सहेली रमा जी मिल गई, जो उस वृद्ध आश्रम को चलाती थी। रजत ने रमा जी को सारी बातें और अपनी मजबूरी बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए उनके पास रखने का निवेदन किया। रमा जी बोली, अरे बेटा इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है, कलावती तो मेरी बहन समान है बेटा, वह जितना दिन चाहे रह सकती हैं। अब रजत अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, वह उदास सा रहने लगा था। अपने बिजनेस में भी रजत ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब घर में आमदनी भी ना के बराबर हो गई थी। अब जो मीनल रजत से बार बार सामान लाने के लिए कहती, तो रजत पैसे ना रहने की वजह से जो सामान नहीं ला पाता था। अब मजबूरन जो मीनल को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता था। उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया और वहाँ 10,000 मिलते थे। उसके बेटे सोनू के स्कूल की फीस, कॉपी किताब, ड्रेस और अन्य सामान खरीदने में सारे पैसे खर्च हो जाते थे। अब मीनल अपने शौक पूरे करने के लिए रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं बचते थे। उधर कलावती जी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम वृद्धाश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गईं। उनके सिले कपड़े वृद्धाश्रम से बाहर जाने लगे। उनके सिले कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्धाश्रम में आमदनी बहुत ज्यादा होने लगी। इसलिए अब टीवी अखबारों में कलावती जी का इंटरव्यू लेने वाले मीडिया के लोग आने लगे। रमा जी के वृद्धाश्रम की चर्चा चारों तरफ होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्धाश्रम में डोनेशन देने लगे ताकि उनके पैसे काम में उपयोग हो सके। कलावती जी ने सोचा, जिस तरह मैंने ठंड में ठिठुर कर काम करके अपने दिन बिताए हैं, वैसे ही कई हजार लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर सील दिए जाएं, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान होती है। वह यह नहीं जानती कि यह गरीब है या यह अमीर, किसके पास स्वेटर शॉल है किसके पास नहीं। ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वह तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार सुख या दुख भोगता है, तो क्यों ना हमें जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने मन में यह विचार आया और अपनी सहेली रमा जी को बताया कि उस वृद्धाश्रम की जो मैनेजर थी, तो उनको यह विचार बहुत पसंद आया। अब दोनों सहेलियां लग गई हिसाब किताब लगाने में। दोनों ने हिसाब किताब किया तो देखा वृद्ध आश्रम के मैनेजमेंट के बाद भी सिर्फ 50,000 जो रुपए ही बचते हैं। अब कलावती जी निराश हो गई, इतने कम पैसे में क्या होगा। लेकिन रमा जी को मालूम था उनके वृद्धाश्रम में जितनी भी महिलाएं सब बड़ी घरों की से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उन्होंने अपना विचार सभी के सामने रखा। तो कलावती जी के ऐसे नेक विचार के लिए पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया और सभी ने बढ़ चढ़कर डोनेशन देने की इच्छा जताई। जो लोग आज तक अपने बेटे बहू से डर डर कर जीते आए थे,
अब उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस मिल गया और इतना धन इकट्ठा हो गया कि अब रमाजी और कलावती जी के साथ साथ वृद्धाश्रम की सभी महिलाएं थीं। उन्होंने उन रुपयों से सबसे महंगे स्वेटर और शॉल ऑर्डर दे दिया उनका, क्योंकि उन्हें मालूम था स्वेटर शॉल मामूली ऊन के स्वेटर से 8 से 10 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को गर्म करने में काफी मदद करेगा। जब सारे स्वेटर की डिलीवरी हो गई तो रमाजी और कलावती जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी जरूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे इस बात का पता मीनल को भी चला तो वह भी उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पर रमाजी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए हैं, इतना कुछ कर पाए हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। आज अगर वह नहीं होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वहां उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर जो कलावती जी का स्वागत किया। अब मीनल भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स। वह भी उसे देखना चाहती थी, लेकिन कलावती जी की कार का टायर पंचर होने के कारण वह समय से नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और रमाजी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर और शॉल देने लगती हैं। तभी कलावती जी अपने बेटे रजत के साथ वहां पहुंच जाती हैं। मीनल उसी समय स्वेटर लेने रमाजी के पास पहुंच जाती है। तभी रमाजी ने कहा कि सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने की लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। और मीनल, जो कि रमाजी के पास स्टेज पर खड़ी थी, रमाजी ने मीनल से कहा, देखिए यही है वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है, और यह आप उन्हें फूलों का हार पहना देंगी क्या? मीनल का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और कलावती जी को अपनी नजरें झुकाए फूलों का हार उसने पहना दिया। मीनल के हार पहनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीनल उसी समय कलावती जी के पैरों में गिरकर रोती हुई माफी मांगने लगी। तभी कलावती जी ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना ना मिलने की वजह से आप कमजोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही हैं। रमाजी, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और 2 शॉल दे दीजिए। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें हफ्ते भर जो धोने का टाइम मिलता भी नहीं होगा, या नहीं 2 स्वेटर होंगे तो उन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी। कलावती जी की एकाएक बातें मीनल को तीर की तरह चुभ रही थी। वह सिर झुकाए चुपचाप कलावती जी की बातें सुन रही थी। वहां से स्वेटर लिए बिना ही मीनल जाने लगी। तभी कलावती जी बोली, अरे अरे, आपने तो स्वेटर भी नहीं लिया। यह स्वेटर की कोई कमी नहीं है, आपके लिए तो 2-2 स्वेटर साल का ऑफर है और आप बिना स्वेटर साल के ही जा रही हैं। क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया तो जरूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा लगा है, यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। मीनल ने 2-2 स्वेटर शॉल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। उसने सारी बात फोन करके अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, घर चलने के लिए मत कहना। तब मीनल अपनी माँ का पर जो भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला है और आप कह रही हैं कि साथ में बस पैसों की मैं अपनी सास से मांग करूं। और आप कैसी माँ हैं जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हैं? और एक और रजत की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो, इन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि रजत को सारी सच्चाई पता भी चल गई है, लेकिन ना ही उन्होंने मुझे मारा पीटा, ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वह तो जो वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना माँ, कल भी माँ जी उसके साथ आई थी अपने बेटे रजत के साथ।
अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। वह दूसरे दिन ही वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। रजत भी वहीं पर था। उसने रजत से भी माफ़ी मांगी, लेकिन रजत बोला, मीनल, तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चला आया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल तो हमारी बहू आएगी, अगर वह भी ऐसा करेगी, तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर मीनल को मानो तो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर रोती हुई कलावती जी के पास जाती है, तो कभी रमा जी के पास जाती है, कभी रजत के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी कलावती जी को कुछ देर बाद दया आ गई। उन्होंने कहा, देखो, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं। इसलिए आज से और अभी से ही सुधर जाओ मीनल बहू। अब तुम किसी को तकलीफ नहीं देना और अब घर जाओ। मैं रजत को समझा बुझाकर घर भेज दूंगी। मेरा पोता सोनू घर पर अकेला होगा। कलावती जी की बातें सुनकर मीनल खुश हो गई और वह अपने घर चली गई। लेकिन रजत अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन कलावती जी ने उसे बहुत समझाया कि वह अपनी अंतिम सांसें वृद्धाश्रम में लेना चाहती हैं। तब वह अपने घर गया और लेकिन वह हर रोज की तरह जो वृद्धाश्रम में माँ से मिलने आ जाता था और वहाँ जितनी भी वृद्ध माँ थी सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। अब मीनल का व्यवहार बदल गया था। वह भी अपने पति के साथ वृद्धाश्रम आती और अपनी सासू माँ की सेवा किया करती थी। दोस्तों, कर्म फल तो मिलकर ही रहता है। जब आदमी गलती करता है तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जब बुरा परिणाम मिलता है तो पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलता। तो कभी भी बुरे कर्म ना करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।